अस्सलामुअलैकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और जो है वो काफ़ी जो आपने ज़्यादा जो टॉपिक्स पढ़े हैं उससे ख़ासा इजी भी है। खैर, आपको मैं एक क्विक रिव्यू अगेन दे देती हूँ, जैसे मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो होते हैं उनका रिव्यू देती हूँ, इसी तरह आपको मैं दोबारा रिव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बायोएनर्जेटिक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि हमारे पास फोर्थ चैप्टर है ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और जो है इसमें हमने क्या स्टडी किया, बेसिकली हमने इसमें स्टडी किया कि हमारे पास जो है इस चैप्टर में एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ, और मॉलिक्यूल से किस तरह हमारे पास यानी स्पेसिफिकली जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हमारे पास किस तरह एनर्जी ड्राइव होती है और किस तरह ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, और जो है इसमें एनर्जी इंटरचेंज जो हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स के जरिए होती है वो कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कस किया फोटोसाइंसिस डिस्कस किया। हमने बोला कि जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, वो आपके पास किस तरह कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। फोटोसाइंसिस के प्रोसेस में हमने उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि हमारे पास इनमें क्या है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमने क्या डिस्कस किया, हमने रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर एंड रोल ऑफ विजिबल लाइट, और स्पेसिफिकली उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ के रोल को हमने जो है आज डिस्कस किया। एनी हाउ हमने ये सब डिस्कस किया। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास यूजुअली जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन किन दो फेजेस में होती है। हमारे पास दो फेजेस पे होती है, मीन्स कि हमारे पास जो फेज आता है पहला वो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट या फेस है, और जो है उसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और ये यूजुअली आपके पास किधर होता है, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट रीजन पे होता है। और फिर हमने उसको फर्दर डिस्कस किया, उसमें जो हमारे पास साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन उसको डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो है इसका दूसरा फेज डिस्कस किया, डार्क रिएक्शन डिस्कस किया, या फिर मैं कहूँ लाइट इंडिपेंडेंट या कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल हमने डिस्कस की। C3 साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया अबाउट कि हमारे पास किस तरह PgAl बनता है और उससे हमारे पास किस तरह ग्लूकोज ड्राइव होता है, हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास रिस्पिरेशन क्या होती है, कि रिस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे पास यूजुअली क्या क्या रिएक्शन होता है, और रिस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे पास कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है। रिस्पिरेशन का प्रोसेस हमने सेलुलर रिस्पिरेशन की बात की, हमने एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात की, हमने जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात की, हमने सेलुलर रिस्पिरेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस को बाकायदा स्टडी किया। मतलब हमने क्या स्टडी किया, हमने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस स्टडी किया कि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आगे जो है साइकिल अंडरगो करते हैं। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मॉडिफाई होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ताकि वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सके और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रिएक्शन कर सके। रिएक्शन किस में इन्वॉल्व हो सके, क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है वो किसी 4 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है, एक्सैलो एसीटेट के साथ अटैच होती है, और एक्सैलो एसीटेट के साथ अटैच होकर हमें क्या देती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जो है हमारे पास यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए किस तरह ATP की प्रोडक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमने हैं जो कंपोनेंट पढ़े, जैसे कि हमारे पास यूबिक्विनॉन पढ़ा, हमने NADH रिडक्टेज पढ़ा, FADH रिडक्टेज पढ़ा, फिर हमने जो है साइटोक्रोम A और A3 और साइटोक्रोम B और C को डिस्कस किया। एनी हाउ हमने जो है ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि ATP कैसे प्रोड्यूस होती है। फिर हमने स्पेसिफिकली जो है स्टडी किया कि किस तरह हमारे पास ATP में प्रोसेस होता है। वहाँ हमने केमियोस्मोसिस के जरिए हमने डिस्क्राइब किया और बताया कि हमारे पास किस तरह हाइड्रोजन पंप और ATP साइक्लोडेज की मदद से ATP की जनरेशन होती है।
नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस की, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की, वो हमारे पास आई कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होती है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का क्या काम होता है, और जो है हमारे पास किस तरह से एनर्जी यील्ड होती है, ये सब हमने पढ़ा। खैर, ये सब पढ़ा। अब जो हमारे पास जो टॉपिक आपकी बुक में मेंशन है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है कि आइदर हमारे पास जो ये सबस्ट्रेट है फॉस्फोरिलेशन से ज़रा एटीपी वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, इनमें डिफरेंट स्टेप्स पे हमारे पास G3P प्रोड्यूस होते हैं, या फिर PGL जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड, या फिर ग्लाइसर एल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट की जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, 3 फॉस्फेट के जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे पास किस अहमियत के हामिल हैं, या फिर हमारे पास इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे कि जो है फैट्स, और आप कहते हैं कि मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये बताया कि आपके पास जो फैट्स होते हैं वो आपके पास कितने किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं, आपके पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं, जो कि आपके पास 2.5 टाइम्स मोर देन द कार्बोहाइड्रेट एनर्जी। तो अब मैंने ये बात तो कर दी है, अब अभी आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि किस तरह ये एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है, और जो है हमारे पास किस तरह फैट्स इस एनर्जी की प्रोडक्शन में काम करते हैं। एनी हाउ हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास आज के लर्निंग आउटकम्स क्या है, कि आप अगर मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या पता चलेगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा आपको पता चलेगी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। और जो दूसरी चीज़ आज अब मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेशन। आपके पास जो लेक्चर है, आज का मेरा लेक्चर है, उसके 2 पार्ट्स है, इम्पोर्टेंस ऑफ PGAL और रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ PGAL है क्या। अब जैसे मैंने आपको बताया PGAL हमारे पास प्रोड्यूस होती है। आप जो है अभी अपने बेशक से पेजेस पीछे पलटना शुरू कर दें कि PGAL हमारे पास कहाँ कहाँ बनती है और क्या किस लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आ जाती हूँ ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस पे। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमारे पास, अगर आपको याद हो, ठीक है, 1,6 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट आपके पास, या हम कह सकते हैं 1,4 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, या फिर हम कह सकते हैं 1,3 बिस फ्रुक्टोज, जो कि हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट ये कह सकते हैं, या फिर बिस फ्रुक्टोज। वो आपके पास क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसके फेज में, एट द एंड के स्टेप्स में हमारे पास क्या ब्रेक हो जाता है 1,6 बिस फॉस्फोफ्रुक्टोज इनटू 2 कंपोनेंट्स। हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स में, PGAL, और PGAL के साथ साथ हमारे पास THAP, ठीक है। ये आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में पता चल गया। अब ये जो है PGAL है, ये आपके पास फर्दर रिएक्शंस को अंडरगो करता है ऑन द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और आपके पास पायरुवेट का मॉलिक्यूल रिजल्ट करता है, ठीक है। पायरुवेट का मॉलिक्यूल आपके पास गिव ऑफ करता है। अगर इसकी DHAP की बात की जाए, डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी हमारे पास 3 कार्बन ही है, तो ये भी आपके पास जो है इसका आइसोमर होता है PGAL इंटर्न, वो भी आपके पास किसके काम आ जाता है, पायरुवेट की फॉर्मेशन के लिए। और पायरुवेट फर्दर हमारे पास क्या, ATP जनरेट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में भी आपके पास ATP जनरेट होता है, जब इसमें PGAL में फर्दर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के जरिए हमारे पास ATP की जनरेशन में काम आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि हमारे पास जो है इसकी जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन से, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन से कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर रिएक्शन करके आपके पास जो है ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। और हमने पता है कैसे जनरेट होते हैं, वो हमारे पास यूजुअली जनरेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ
मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब क्या है, ग्लाइकोलिसिस के जरिए आपके पास PGL के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, हमने फोटोसिंथेसिस के भी प्रोसेस में इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के बारे में बताया था और मैंने आपको रोल बताया था PGAL का, तो उसमें मल्टीपल रोल्स आ गए थे PGAL का, कि PGAL जो है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास फॉस्फो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं, या एक और नाम भी अगर मैं बताऊं उसको, ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो ग्लूकोज फॉस्फेट जो होती है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, आपको स्टार्च बनाती है और वो आपके पास क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इस जो ग्लूकोज फॉस्फेट होती है, इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है, फिक्स होता है। और जो है आपके पास एक कार्बन फिक्सेशन के प्रोसेस में हमें पता चलता है कि PGA बनता है, और PGA की जब रिडक्शन होती है तो हमारे पास PGAL बन जाता है। एनी हाउ हमारे पास ये बात हुई। इसके अलावा केल्विन साइकिल में एक और भी स्टेप होता है कि हमारे पास जब ये ग्लूकोज फॉस्फेट, ये जो ग्लूकोज फॉस्फेट हमारे पास PGL से बना है, ये जो है, या फिर हमारे पास ये PGL कन्वर्ट हो जाती है DHAP अपने आइसोमर में, और जो है ट्रांसफ़र हो जाती है साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे ये क्या काम करते हैं, ये आपके पास डिफरेंट शुगर्स देती है। उन शुगर्स के अगर नाम बताए जाए, हमारे पास ग्लूकोज देती है, फ्रुक्टोज देती है। फिर ये दोनों जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ये आगे फर्दर हाइड्रोलाइज करके, यानी आपके पास हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस भी आपको मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में बताया कि हाइड्रोलाइसिस का कैसे होता है, रिएक्शन होता है। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन अंडरगो करके आपके पास क्या रिजल्ट करती है, आपके पास रिजल्ट करती है, आपके पास डाइसैकेराइड रिजल्ट करती है। यूजुअली वो हमारे पास क्या होता है, सक्रोज होता है। और सक्रोज आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ देयर फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। खैर, ये आपके पास यूजुअली रोल आ गया। हमने बोला इसमें ग्लाइकोलिसिस के रोल में PGL इन्वॉल्व होती है। हमारे पास विन 6 बिस फॉस्फोफ्रुक्टोज जो है, जब आपके पास ब्रोक डाउन हो जाते हैं 2 PGL, एक PGL के मॉलिक्यूल में डाई और हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में, और जो है वो आपके पास क्या करता है, आइसोमर होता है और वो दोबारा PGL में कन्वर्ट हो जाता है। PGL आगे हमारे पास रिएक्शन अंडरगो करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं, और सबस्ट्रेट लेवल उसमें फॉस्फोराइलेशन होती है और हमारे पास ATP प्रोड्यूस करती है, और फिर हमारे पास यूज़ होती है वो आगे पायरोवेट जो है, उसके रिजल्ट में जो है PGL से पायरोवेट बना होता है, वो आपके पास आगे जो है सेल में इन्वॉल्व होता है और उसमें क्या करता है, रिएक्शंस करता है। मैंने बात की कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्पेसिफिकली केल्विन साइकिल में जो हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट या C3 साइकिल है, उसमें प्रोड्यूस होता है, और जो है क्या होता है, इसी से हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्राइव होता है। और अगर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज फॉस्फेट इन टर्न आपके पास स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्टार्च आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्टोरेज के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स के स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके न्यूट्रिएंट के स्टोरेज के लिए। फिर हमारे पास मैंने बात की कि अगर यही जो है PGL को बाहर साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, तो उसको डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में जाना पड़ता है, जो आपके पास एक्चुअली में PGL का एक आइसोमर है। और जो है वो बाहर जाके हमारे पास क्या, शुगर के मॉलिक्यूल देते हैं। कौन कौन से शुगर के मॉलिक्यूल देखते हैं, आपके पास सक्रोज देता है, ग्लूकोज देता है, फ्रुक्टोज, वो इंटर्न हाइड्रोलाइसिस करते हैं, या आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, और आपके पास डाइसैकेराइड रिजल्ट करते हैं। खैर, ये आपके पास आ गया, और ये हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट आ गया, बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ PGL। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन और फैट की बात की जाए, जैसे मैं पहले ही लेक्चर के बारे में बता दिया था कि हम जो प्रोटीन होता है वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज फैट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने किलो कैलोरीज भी बताई थी कि आपको जो है जो प्रोटीन होता है वो आपको 4.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट आपको 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है, और जो हमारे पास फैट्स होते हैं वो आपको 9 किलो कैलोरीज पर एनर्जी देते हैं, ठीक है। पर ग्राम में आपके पास इतनी एनर्जी होती है। तो खैर, ये आपके पास आगे कि एनर्जी तो होती है। अब मुझे कैसे पता चला कि एनर्जी होती है,
अब उस पे तो नहीं हम लोगों ने डिटरमाइन किया हुआ, और किस तरह हमें एनर्जी देता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये आ गया। तो आपको जैसे पता है कि हमने जो है कार्बोहाइड्रेट में देखा कि C6H12O6 के बाकायदा सारे रिएक्शन किए और बताया कि हमारे पास एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, और किस किस तरह हमारे पास एटीपी एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है वो बाकायदा मैंने आपको रिएक्शन वाइज स्टेप वाइज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के बाद और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद दोनों स्टेप्स के जरिए मैंने बताया कि आपको एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है। अब बात आती है हमारे पास फैट और प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स हमारे पास कैसे देते हैं। अगर आपके पास बुक सामने रख लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि बुक में ही आपको मैं समझा रही हूँ। ये जो डायग्राम है वो मैंने बुक से ही लिए और जो है बुक का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ कि जो फैट्स होते हैं उनके इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं, हम लोग ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मैं यूजुअली किसकी बात कर रही हूँ, न्यूट्रल फैट्स की। न्यूट्रल फैट्स के अगर आपके बताऊँ कि हमारे पास मोनोमर यूनिट्स कौन से होते हैं, हमारे पास होते हैं ग्लाइसरॉल, ठीक है। ग्लाइसरॉल होता है, ये आप जाहिर सी बात है आप जानते हो, अगर आपने जो है सेकंड चैप्टर सही तरह पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ग्लाइसरॉल होते हैं और हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये आपके पास होते हैं फैट्स के बेसिक कंपोनेंट्स। सही है, अब हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि फैट्स हमारे पास किस तरह यूज़ होते हैं और जो है हमारे पास ग्लाइसरॉल किस तरह यूज़ होते हैं और उसमें स्पेसिफिकली फैटी एसिड्स हमारे पास किस तरह यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ग्लाइसरॉल की बात करते हैं। ग्लाइसरॉल होता है वो मॉडिफाई करता है और जो है क्या करता है, हमारे पास ग्लाइकोलेट साइकिल के अंदर जाता है, लाइक हमारे पास एक ऐसी साइकिल के अंदर गो करता है और हमारे पास एंड मॉलिक्यूल देता है G3P मॉलिक्यूल, जिसको हम ग्लाइसरॉल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, या फिर PGAL मॉलिक्यूल देता है। क्या देता है, ग्लाइसरॉल आपके पास PGAL मॉलिक्यूल देता है। और आपको पता है PGAL इन टर्न आपके पास क्या प्रोडक्शन देता है, पायरुवेट की प्रोडक्शन देते हैं। ये आपके पास सारा किस स्टेप में होता है, ये आपके पास होता है सारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होता है, ठीक है। फिर पायरुवेट इंटर्न आपके पास आगे फर्दर रिएक्शन देता है और आपको क्या देता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए या पर हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ों की जरिए हमारे पास ये दे देता है, एनर्जी दे देता है। अगर बात की जाए फैटी एसिड पार्ट की, फैटी एसिड किस तरह हमारे पास वो करते हैं कि हमारे पास फैटी एसिड, ठीक है, रिएक्शंस अंडरगो करता है, वेरियस रिएक्शंस, और आपको दे देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम में आपके पास कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, याद आया आपको, अगर पायरुवेट की आप जब ऑक्सीडेशन करते हैं या पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारे पास फैटी एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। अगर बात की जाए कि हमारे पास जो है कितने कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं, अगर 18 कार्बन हमारे पास फैटी एसिड्स है तो उसमें से हमारे पास 9 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं। ये कि बहुत बड़ी अमाउंट है, और जो है इस वजह से हम कहते हैं कि फैट्स, और जो हमारे पास फैट्स है जिनके बेसिक कंपोनेंट हमारे पास फैटी एसिड्स हैं और हमारे पास क्या है, ग्लाइसरॉल है, हमारे लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी इस वजह से देता है कि ये हमारे पास देखिए इतने अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या आपको दे दे 9 एसिटाइल कोएंजाइम है, जो आगे आपके पास क्रैब साइकिल में आगे रिएक्ट करता है और आगे आगे आपके पास रिएक्ट होता जाता है और आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जरिए और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट करता है। खैर, यहाँ तक हमने डिस्कस किया, हमने फैट्स के बारे में डिस्कस किया, शुगर्स के तो बारे में हम डिस्कस करते ही हैं। वापस मैं बता देती हूँ आपको, दोबारा मैं रिव्यू दे देती हूँ। शुगर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी पहले क्या होता है कि शुगर जो होती है, जो कि आपके पास ग्लूकोज है, वो आपके पास पहले ग्लाइकोलिसिस के स्टेप से जाती है। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप से वो हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं बाय द एंड ऑफ किस फेज के, बाय द एंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज। फिर वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर जाती है और ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान हमारे पास डिफरेंट एटीपी के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल एक्चुअल हीट हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स दे देती है। फिर पायरुवेट इन टर्न आपके पास जो है आगे जाती है
मॉडिफाई होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, आपको 6 कार्बन कंपाउंड देता है, और 6 कार्बन कंपाउंड आपके पास इंटर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, और सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास क्या देता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन देता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड, फॉर एग्जांपल NADH और FADH, वो आपके पास जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करने के लिए ETC चेन में, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और हमारे पास क्या ATP प्रोड्यूस होते हैं। खैर ये आपके पास ग्लूकोज का ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन कि आइदर हमारे पास जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह हमारे पास एनर्जी रीड करते हैं, कि जैसे मैंने बोला कि ये 4.6 किलो कैलोरीज एनर्जी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमारे पास रिलीज करते हैं। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे ये प्रोटीन्स, यानी हमारे पास अमाइनो एसिड्स या हमारे पास जो है प्रोटीन्स वो किस तरह आपके पास एनर्जी देते हैं, अबाउट 4.6 किलो कैलोरीज एनर्जी। अगर बात की जाए प्रोटीन्स की जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड्स कैसे लिंक होते हैं, बाय द पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए वो होते, ठीक है। और अगर हम लोग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास एक अल्फा कार्बन होता है, उसके आसपास हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, अमाइन ग्रुप अटैच होता है, साथ में हमारे पास R अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, और एक कार्बन की दूसरे एंड पे हाइड्रोजन अटैच होता है। अब जो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स को किस प्रोसेस में जाना है, अंडरगो करना है, ये हमारे पास बेसिकली डिपेंड करता है इस R ग्रुप पे। अगर ये R ग्रुप की जो जितनी भी लेंथ होगी, यानी जितने इसमें नंबर होंगे ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके पास वो किस स्टेप में जाए। आइदर वो जा सकता है आपके पास ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में, और हमारे पास क्या रिलीज करता है, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास पायरुवेट की प्रोडक्शन में काम आ सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन में काम आ सकता है, और हमारे पास इवन सिट्रिक एसिड साइकिल में भी रेस्पिरेशन करके आपके पास ATP जनरेट कर सकता है। खैर ये आपके पास यूजुअली डिपेंड करता है कि आपके पास R ग्रुप यानी हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो कितना बड़ा है। और इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं, जो हमारे पास है डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, स्पेसिफिकली जब हम पायरुवेट के स्टेप में यानी हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में ये जब जाता है तो आपके पास डीएमिनेशन गो करता है, और आपको क्या करता है, अमाइनो ग्रुप इसका किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये सारे जो ग्रुप्स है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स वो आपके पास फर्दर फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट में इस्तेमाल हो जाते हैं। खैर आज हमने क्या पढ़ा, आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ तक ये आपकी बुक में लिखा गया और यहीं तक आपको पढ़ाई गया, वरना अगर आगे एक्सटेंशन आपने पढ़नी होती है तो आपको हायर स्टडीज़ ऑब्वियसली सी बातें करनी पड़ेंगी। ठीक है, सही बात। अब हम लोग क्या डिस्कस किया, वापस मैं आपको डिस्कस करवा लेती हूँ ताकि आपके दिमाग में सही तरह बैठ जाए। हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ PGAL, कि हमारे पास PGAL क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड हमारे पास किस क्या काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में काम आता है। ये 1,6-bis फ्रुक्टोज से फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेटरी फेज, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज के एंड तक हमारे पास प्रोड्यूस होता है। फिर ये जो है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज या एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस फेज में जाता है, और हमें क्या गिव ऑफ करता है, पायरुवेट की मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए ATP के मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास जनरेट करते हैं। खैर ये होता है। अगर हम इसका मेन यूज़ बात करें, यूजुअली ये हमारे पास मेन यूज़ इसका हमारे पास है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। स्पेसिफिकली हमारे पास C3 साइकिल में यानी केल्विन साइकिल में, या लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल में, या डार्क रिएक्शन में हमारे पास इसका वो है। ये हमारे पास क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो है
रिडक्शन जब होती है, कार्बन फिक्सेशन के बाद जब रिडक्शन होती है, हमारे पास PgAl का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, 6 बनते हैं, एक PgAl का मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है हमारे पास ग्लूकोज की फर्दर फॉर्मेशन के। PgAl का मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको क्लोरोप्लास्ट की बात करूं कि PgAl का मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों नाम सही है, आपके पास उसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्टार्च की स्टोरेज का काम करते हैं, में कन्वर्ट होते हैं तो स्टोरेज का काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि अगर इसको साइटोप्लाज्म में जाना होता है कि अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है, यानी डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है DHAP में, और साइटोप्लाज्म से में क्या करता है, शुगर की फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सी शुगर आपके पास बनाते हैं, मोनोसेक्राइड यूजुअली पहले बनाते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह बनाते हैं, फिर उनकी जब कंडेंसेशन होती है हमारे पास वो फर्दर हमारे पास क्या दे देता है, डाइसेक्राइड दे देता है। खैर ये आपके पास आ गया पूरा प्रोसेस, आपको मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ PgAl क्या है और हमारे पास क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस की थी हमने सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट, कि हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे होती है प्रोटीन्स और फैट्स की, क्योंकि आपके पास पता है कि ये तो एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन एनर्जी किस तरह यील्ड करते हैं ये आपको नहीं पता, वो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फैट सबसे पहले ब्रेक डाउन होते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोल, जो इनके इंडिविजुअल यूनिट है। अगर ग्लाइसोल का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो आपके पास ग्लाइसोल का फॉर्मूला है ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल, ठीक है, आपके पास ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। और इसके साथ साथ फैटी एसिड्स का फॉर्मूला बताऊं तो RC डबल बॉन्ड O और हमारे पास OH, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों साइड अटैच हो गए तो आपके पास क्या बने, फैटी एसिड्स बने। अब फैटी एसिड्स जो है ग्लाइसरोल्स होते हैं, पहले ग्लाइसरोल की बात करते हैं, वो हमारे पास ग्लाइसरोल एक पाथवे के जरिए, ग्लाइकोलिक पाथवे के जरिए हमारे पास G3P में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या जिसका नाम PgAl रखा है। फिर आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में PgAl के बाद वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, वो हमारे पास पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट इन टर्न आपके पास ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और आपके पास अगर फैटी एसिड की बात की जाए कि फैटी एसिड कैसे होते हैं, कि फैटी एसिड जो है आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A में, और एसिटाइल को मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन अंडरगो करते हैं फिर कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A में अगर मैं आपको बताऊं किस तरह कन्वर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पास 18 कार्बन फैटी एसिड चेन है तो आपके पास 9 एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स रिजल्ट होते हैं, इतने लार्ज नंबर पे रिजल्ट होते हैं। इस वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। और यूजुअली ये रिएक्शन आपके पास तब होते हैं जब हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है, तब हमारे पास रिएक्शन होते हैं। अगर हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन आती है, स्टारवेशन का पीरियड आ जाता है, तब हमारे पास जो है प्रोटीन्स भी हमारे पास क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो उनके इंडिविजुअल यूनिट अमाइनो एसिड्स जो है डिफरेंट अपने अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट साइकिल में ऐड होती हैं और अपने आप क्या प्रोड्यूस करती हैं, आपके पास ATP प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स आपको जिन्हें पायरुवेट साइकिल में ऐड होते हैं, मतलब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में ऐड होते हैं, और जो नहीं पायरुवेट कभी फॉर्म करते हैं, और पायरुवेट जब फॉर्म करते हैं तो डीएमाइनेशन करते हैं, और अमाइनो ग्रुप इनका किस तरह रिमूव हो जाता है, NH3 की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। फिर हमारे पास जो है अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ भी अटैच हो जाते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल में भी आ सकते हैं, और फिर वो आगे आपको पास रिएक्शन देके ATP जनरेट कर सकते हैं, NADH फिर आपके पास जनरेट कर सकते हैं। खैर ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने स्टडी करनी थी, हमने स्टडी करना था इम्पोर्टेंस ऑफ PgAl, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड, और हमने स्टडी करना था दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे पास फैट्स की और प्रोटीन्स की सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे होती है। और आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास किस तरह रिस्पायरेशन होती है, और ये आपके पास क्लियर आ गया। मैंने आपको बाकायदा स्ट्रक्चर्स भी फैटी एसिड्स अमाइनो एसिड्स वगैरह के बता दिए, दो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ही बता दिए थे, बट अभी भी मैंने बता दिया आप लोगों के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप समझें। और मेरी तरफ से तो मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब आप पे काम जाता है कि आप क्या करें। सबसे पहले तो MCQ सॉल्व करें से रिलेटेड
शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, डिटेल क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। आपके पास जो क्विक क्विजेस होती हैं इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, या फिर कुछ किताबें जो मिलती हैं, आपके पास बाकायदा किताबें मिलती हैं एंटी टेस्टेशन की, या फिर किसी भी कोई किताबें आपको बाज़ार से मिलती हैं, उनको यूज़ करें। और इसके अलावा आपके पास जो है इंटरनेट अगर की सहूलत मौजूद है तो वेल एंड गुड। इंटरनेट पे 100 क्विजेस मिलती है, साथ 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 उन पर सेल्फ चेक वगैरह भी होते हैं, आपके पास टेस्ट सेशन भी होते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है उस पर स्टडी करना। और कॉन्सेप्चुअली अगेन मैं बोलती हूँ कि चैप्टर स्टडी करें, क्योंकि अगर आप रट्टा मारेंगे तो ये तो मैं बेट लगाती हूँ कि चैप्टर आपको भूल जाएगा, क्योंकि ये जो है इंतहाई कॉन्सेप्चुअल है। जब तक आप कॉन्सेप्चुअली इसको नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। खैर, ये आप जो है इसको पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, इसको बार बार डिस्कस करें। किसके साथ डिस्कस करेंगे? पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ डिस्कस करें, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि डिस्कस करने के बाद जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है या फिर आपके दिमाग में, वो ज़्यादा बेटर तरीके से बैठती है। खैर, जो मेरी तरफ से तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इसको रीड करें, बार बार रीड करें। नहीं समझ आ रहा तो वापस इस लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि आपके जो है ज़्यादा सवालों के जवाब इसी लेक्चर में, और जो है इसको बाय बाय रिपीट करते जाएं। और मेरी तरफ से आपको आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है इस चैप्टर को एंड करेंगे। मैं फोटो रेस्पिरेशन पढ़ूंगी, बताऊंगी, और C4 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, और C3 प्लांट और C4 प्लांट्स के दरमियान कंपैरिजन बताऊंगी अगले लेक्चर पे। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। एंड अल्लाह हाफिज़।